चैप्टर है आपका धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी एवं बलगतिकी अवधारणा। वास्तव में हम दो तरह के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे। एक होता है ऊष्मागतिकी स्थायित्व, मतलब कितने तापमान तक हमारा अणु अपनी स्थिति को बनाए रखता है, टूटता नहीं। जो गर्म करने पे जल्दी टूट जाए वो कम स्थायी, जो गर्म करने पे ज्यादा देर में टूटे वो ज्यादा स्थायी। ये हुआ ऊष्मागतिकी अवधारणा। दूसरा, समान तापमान पर अगर हम एक अणु की क्रिया किसी लिगेंड से करा रहे हैं, एक संकुल को हम लिगेंड बदलना चाह रहे हैं, उसमें तापमान दोनों के लिए समान है, एक अणु क्रिया कर लेता है तो वो कहलाएगा सक्रिय अणु, और जो नहीं करेगा वो ज्यादा स्थायी होगा, यानी निष्क्रिय। तो बलगत की अवधारणा एक ही तापमान पर इनके क्रिया करने की परिस्थितियों को व्यक्त करती है या क्रिया करने के वेग को दर्शाती है, और बलगत की अवधारणा ये बताती है कि ये अणु ताप के प्रति कितने स्थायी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो मशीनें हैं, जो उदाहरण इसमें है हम वही ले रहे हैं, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 की खासियत है कि इसको आप 8 घंटे तक लगातार चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मशीन 2 को आप सिर्फ 2 घंटे तक लगातार चला सकते हैं, ज्यादा चलाएंगे तो जल सकता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा स्थायी कौन है, ज्यादा मजबूत या ज्यादा स्थायी मशीन कौन सी है? माइक ऑन करके जवाब दीजिए भाई, ठीक है ना? जवाब नहीं देंगे तो दिक्कत होगी मेरे को। बताइए। पहली मशीन लगातार 8 घंटे तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी मशीन 2 घंटे तक ही चलेगी, 2 घंटे से ज्यादा चलाओगे तो गर्म होकर जल सकती है। तो ज्यादा स्थायी मशीन कौन सी है? माइक ऑन कीजिए, जवाब दीजिए। क्या बात है? एक और बार बोलिए, बोल रहे हैं। हाँ सर एक और बार बोलिए, बोल रहे हैं। क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा है सर, इतने टाइम आ रहा था शोर। अच्छा, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं एक लिंक भेज रहा हूं अभी आप लोगों को, जूम मीटिंग का। आप लोगों के पास गूगल मीट है कि नहीं है? यस सर है। गूगल मीट है सभी के पास? मैं लिंक भेज रहा हूं, तुरंत उससे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास ऐसे डेड टाइप ठीक नहीं रहेगी कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है? यस सर। तो मैं, चलिए आज की क्लास इसी से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास मैं गूगल मीट से ट्राई करूंगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये बताया कि हमारी पहली मशीन 8 घंटे लगातार चल सकती है, गर्म नहीं हो रही है। मशीन 2 घंटे चलती है, फिर गर्म होने लगती है। मतलब ये मशीन ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी। स्वाभाविक तौर पे अगर आप रोज दोनों मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मशीन 8 घंटे चलती है इसके पुर्जे जल्दी बदले जाएंगे। भाई पुर्जा जल्दी घिसेगा तो जल्दी बदलेंगे, यानी ऊष्मागतिकी रूप से
ये ज्यादा स्थायी है और ये कम, लेकिन बलगतिकी रूप से ये कम स्थायी है और ये अधिक, जस्ट उल्टा हो गया। तो मतलब ये समझना है आपको कि बलगतिकी स्थायित्व एक अलग चीज है, ऊष्मागतिकी स्थायित्व एक अलग चीज है। ऐसा नहीं समझे कि जो ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी है वो बलगतिकी रूप से कम स्थायी होगा, बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बलगतिकी स्थायित्व लिगेंड कितनी जल्दी बदलेगा उससे लेना देना रखता है, ऊष्मागतिकी स्थायित्व गर्म किए जाने पे कौन अपघटित होता है उससे लेना देना रखता है। इनका परस्पर आप रिलेट करना शुरू करेंगे कि नहीं ये ज्यादा स्थायी है तो यहाँ कम स्थायी है, ज्यादा स्थायी है तो ज्यादा, नहीं, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग चीज है और अलग अलग ही पढ़ना है। आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी स्थायित्व के बारे में। तो ऊष्मागतिकी स्थायित्व बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यह कहता है कि मान लो हमको एक संकुल बनाना है जिसमें Ml6 n प्लस कुछ है, कुछ आवेश है, n प्लस माइनस जो भी आवेश हो, तो मैं यहां आवेश ले रखता हूं। ये हमको संकुल बनाना है, तो क्या 6 लिगेंड एक साथ आके जुड़ जाएंगे? नहीं, स्वाभाविक है नहीं जुड़ेंगे। स्वाभाविक है पहले स्टेप में M एक लिगेंड से जुड़ेगा और बनाएगा Ml। इसके लिए K1 का मान होगा आपका साम्य स्थिरांक का मान Ml बटा M गुणा L। ऐसे ही अगले स्टेप में Ml पे एक और L जुड़ेगा और अब ये हो जाएगा Ml2। अब इसके लिए K2 होगा हमारा Ml2 बटा Ml गुणा L। ऐसे ही अगले स्टेप में Ml2 पे एक L जुड़ेगा और बनेगा Ml3। K3 बराबर आ जाएगा Ml3 बटा Ml2 गुणा L। यानी जितने भी लिगेंड जुड़े, मान लो यहाँ 6 की जगह L लिगेंड जुड़ रहे थे, तो ये आएगा M लास्ट में Ml(n-1) प्लस L, इससे ये बन जाएगा Mln। तो Kn बराबर हमको मिलेगा Mln बटा Mln-1 गुणा। इस तरीके से हमको समीकरण मिलेंगे जहां K1, K2, K3, Kn पदीय संभवन नियतांक हम इनको कहते हैं। K1, K2, K3 आदि इनको हम कहते हैं पदीय, पदवाइज पदीय संभवन नियतांक। यहां ये बात ध्यान रखें कि पदीय संभवन नियतांक ये बताता है कि उस पद में बना हुआ उत्पाद कितना स्थायी है। तो जनरली हमने चेक किया था तो हमने पाया कि K1 ज्यादा स्थायी होता है K2 से, K3 से, इस तरीके से, यानी स्थायित्व तो कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहले स्टेप में धातु के साथ कोई नहीं है और फिर लिगेंड आके जुड़ता है, तो यहां सिर्फ धातु और लिगेंड के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी है। दूसरी स्थिति में Ml में एक L जुड़ रहा है, मतलब पहले से एक L है, तो वो आने वाले लिगेंड को प्रतिकर्षित करता है। यहाँ केवल धातु लिगेंड आकर्षण ही नहीं, लिगेंड और लिगेंड एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो जहां प्रतिकर्षण बल आ जाएगा वहां स्थायित्व थोड़ा कम हो जाएगा। Ml3 में 3 लिगेंड के बीच प्रतिकर्षण होगा तो स्थायित्व थोड़ा और कम हो जाएगा। इस तरीके से देखा गया है। इसके बाद और अगर हम लिखना चाहें कि
पूर्ण संभवन नियतांक जो है आपका, इसको बीटा से दर्शाया जाता है। तो बीटा है हमारा पूर्ण संभवन नियतांक। पूर्ण संभवन नियतांक क्या होता है? तो देखिए बीटा बराबर हो जाएगा K1 गुणा K2 गुणा K3 गुणा Kn तक। मैं केवल K3 तक करके आपको बता रहा हूं। बीटा बराबर, स्पेस कम है, ऊपर ले लेते हैं। तो बीटा बराबर हम लिखेंगे K1 क्या है भाई? ml बटा m गुणा l गुणा ml2 ml गुणा l गुणा ml3 बटा ml2 गुणा l। तो आप देखो ml ml ml2 कट जाएगा, बचेगा क्या? बीटा बराबर उन सब का 3 लग जाएगा। तो अतः बीटा n पदों के लिए जो निकलेगा वो निकलेगा mln बटा m गुणा l की घात n। बीटा का मान जितना अधिक होगा, यानी संपूर्ण संभवन नियतांक का मान जितना अधिक होगा, हम ये कहेंगे कि बना हुआ उत्पाद उतना स्थायी होगा। कैसे? अब ऊष्मागतिकी में इसको यूज कीजिए। तो अगर ऊष्मागतिकी का आपने बीएससी सेकेंड ईयर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डेल जी नॉट बराबर हम लिखते थे माइनस RT नेचुरल ऑफ के पदीय नियतांक है, यहां हम लिखेंगे बीटा एन। तो अब बीटा एन जितना बड़ा होगा डेल जी का मान उतना ज्यादा ऋणात्मक होगा, और डेल जी जितना ऋणात्मक होता है स्थायित्व उतना अधिक होता है। अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्तता को दर्शाता है और बना हुआ उत्पाद उतना स्थायी होता है। ठीक है, अब आते हैं बंध ऊर्जा। ये तो पढ़ा हुआ है। औसत बंध ऊर्जा यानी कि बंध को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा, जितने लिगेंड है टोटल बंध ऊर्जा बटा लिगेंड संख्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्थायित्व नियतांक बता चुका मैं आपको। चलिए काम पे आते हैं। ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? तो भाई देखो, एक संकुल में दो मुख्य चीजें होती है, लिगेंड होता है, धातु आयन होता है। तो इन दोनों का प्रभाव तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले देखते हैं धातु आयन की प्रकृति, यानी धातु आयन का क्या प्रभाव पड़ता है। धातु आयन का प्रभाव सीधा लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहला है आयन का आकार। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व धातु आयन के आकार के विक्रमानुपाती होती है। मतलब आकार जितना बड़ा होगा स्थायित्व उतना कम होगा, आकार जितना छोटा होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। आप देखें कि आयन का आकार में दो उदाहरण दे रहा हूं। बेरिलियम +2 का आकार 0.351 एंगस्ट्रॉम है और मैग्नीशियम +2 का आकार 0.65 एंगस्ट्रॉम है। जस्ट डबल है मान के चलो। लेकिन स्थायित्व में कितना फर्क है? इसका स्थायित्व है 120 और इसका स्थायित्व है 10⁻7 यानी 1 करोड़। ठीक है, आप हिसाब लगाओ कि कितना अंतर है। जरा सा आयन का आकार छोटा हुआ और स्थायित्व करोड़ हो गया।
तो मतलब आयन के आकार में, धातु आयन का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, लिगेंड के साथ उसका आकर्षण बल बढ़ता जाता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। नंबर 2, आयन पर आवेश। धातु आयन की बात कर रहे हैं, आप दूसरा आयन ना समझ लेना। दूसरा है धातु आयन पर आवेश। स्वाभाविक तौर पे आयन पर आवेश जितना अधिक होगा, स्वाभाविक है आयन उतनी ताकत से लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जितनी ताकत से लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, हम पाते हैं कि धातु आयन जो है उतना क्या होता है, या संकुल उतना स्थायी होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +2 पर 2 आवेश है, कोबाल्ट +3 पर 3 आवेश है। दोनों के संकुल अमोनिया के साथ बनाए गए। एक का स्थायित्व मिला हमको 10 की घात 5 और एक का 10 की घात 35। 10 की घात 35। कितना अंतर है, केवल एक धनावेश बढ़ा और स्थायित्व कितने गुना, कई करोड़ अरब गुना बढ़ गया। ठीक है। इसके बाद बारी आती है धातु आयन का आकार व आवेश, इसको आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरी चीज है आकार व आवेश। तो आवेश जितना अधिक और आकार जितना कम होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे। आवेश जितना ज्यादा, आकार जितना कम होगा, लिगेंड के साथ बना बंध उतना मजबूत होगा। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऋणात्मकता। यह भी वही चीज है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता नाभिकीय आवेश को दर्शाता है। तो जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो स्वाभाविक तौर पर आयन को आकर्षित करके बांधे रखने की क्षमता भी अधिक होगी। इसलिए लिथियम सबसे छोटा, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसका बना संकुल सबसे ज्यादा स्थायी होगा। आयरन जितनी अधिक आकर्षण उतना अधिक होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं लिगेंड की प्रकृति पर। अगली चीज जो हमको जाननी है वो है लिगेंड की प्रकृति। तो धातु आयन के बारे में पढ़ लिया, लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की क्षारकीय शक्ति। क्षारीय शक्ति का क्या मतलब है? क्षारीय शक्ति का मतलब है कौन सा लिगेंड कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकता है। तो हमने ये पाया कि फ्लोरीन सबसे आसानी से बंध बनाता है, क्लोरीन थोड़ा मुश्किल, ब्रोमीन थोड़ा मुश्किल, आयोडीन थोड़ा। तो जैसे जैसे क्षारीय प्रबलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बने हुए बंध का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। तो फ्लोरीन के साथ बना हुआ संकुल सबसे स्थायी होगा, आयोडीन के साथ बना हुआ संकुल सबसे कम स्थायी होगा। लिगेंड का दूसरा गुण द्वैता पाई बंध, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। पाई बंध, देखो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो धातु आयन के साथ पहला बंध तो सभी क्या बनाएंगे, सिग्मा। इलेक्ट्रॉन दिया, पहला बंध सिग्मा बना। ज्यादातर लिगेंड सिर्फ एक बंध बना। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो धातु के भरे हुए कक्षकों के साथ अपने खाली कक्षक को मिला देते हैं और एक पश्च बंध बनता है, ये पाई बंध होता है। तो पाई बंध का निर्माण कर सकते हैं।
तो जो भी लिगेंड पाई बंध बनाएगा, स्वाभाविक है वो दो बंध बना रहा है, एक सिग्मा पहले से बना हुआ है, एक पाई। तो जितने ज्यादा बंध होंगे स्थायित्व उतना अधिक होता है। फिर बारी आई त्रिविमीय कारक, आकार की बात करें। त्रिविमीय कारक मतलब आकार, लिगेंड का आकार। अब मान लो हमारे धातु से 6 छोटे छोटे लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो लिगेंड के बीच दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण कम होगा। लेकिन इसी में अगर मैं ये कह दूं कि लिगेंड बड़े आकार के, तो दूरी क्या हो गई, कम हो गई। दूरी कम होने से लिगेंड और लिगेंड के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण हमेशा ऊर्जा को बढ़ाता है और स्थायित्व को कम कर देता है। अतः लिगेंड जितने छोटे आकार के होंगे, त्रिविम विन्यास बाधा यानी प्रतिकर्षण उतना कम होगा और स्थायित्व उतना अधिक हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे कीलेट की। कीलेट किसको बोलते हैं, ये पढ़ा हुआ है आपने 12वीं वगैरह में और शायद सेकेंड ईयर में भी कुछ पढ़ा होगा। कीलेट, जब कोई लिगेंड जैसे CH2NH2 जैसा कोई लिगेंड या ऑक्सलेट आयन कोई लिगेंड हमारे धातु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना बनाता है, तो बने हुए चक्रीय संरचना को कीलेट कहा जाता है। तो ऐसा लिगेंड कम से कम 2 बंध बनाएगा, जहां ज्यादा बंध है वो ज्यादा स्थायी। तो कीलेट बनाने वाले लिगेंड या कीलेट की संकुल सामान्य लिगेंडों से बने संकुलों से ज्यादा स्थायी होते हैं। सिंपल सी बात। अब ये स्थायित्व तो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। कीलेट के चक्र का आकार जितना बड़ा होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होता है। पर हमने ये पाया है कि 5 या 6 सदस्य वाले सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। उससे ज्यादा बड़ा होने पे भी स्थायित्व घटता है, उससे छोटा होने पे भी तनाव बढ़ने से स्थायित्व कम होता है। फिर कीलेट चक्र संख्या। चक्र संख्या का मतलब होता है कितना कीलेट है। हो सकता है धातु आयन बाकी सामान्य लिगेंड से जुड़ा हो, एक ही कीलेट हो, या हो सकता है 2 कीलेट हो सकता है 3 कीलेट हो। तो जितना ज्यादा कीलेट होंगे, जितना ज्यादा चक्रीय संरचनाएं होंगी, उतना ज्यादा स्थायित्व भी होता है। तो आज मैं यहीं तक बताऊंगा, क्योंकि एक टॉपिक का टेम्पलेट प्रभाव पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग है। ये छोटा चैप्टर है, शायद